प्लांट्स बनाने के लिए वहाँ पर उन्होंने उसको ख़रीदा था, वो लैंड को ख़रीदा था। तो उस गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज़ को हटा दिया, वहाँ से जाने के लिए कह दिया, ताकि क्योंकि वो ये मानते थे कि वो जो पहाड़ है या वो जो लैंड है वो क्या है, उनके लिए भगवान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर बताया गया कि अलग अलग रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा अलग अलग जो सोसाइटीज़ है वो ये मानती हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ज़्यादा पूजनीय है, वो उनके लिए भगवान के समान है। उन्होंने भगवान ने ये उनके लिए भगवान ने ये उनके लिए दिया है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को चला सके, अपना जीवन जो है वो चला सके। देखो यहाँ पर एक नेचुरल रिसोर्स और उसके यूजेस दिए हैं, क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेस हैं और क्या क्या उसके यूजेस आज के टाइम पे किए जाते हैं। ठीक है, वाटर का यूज़ एनर्जी या ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ऑयल का यूज़ एनर्जी फ्यूल के लिए, फॉरेस्ट का वुड फूड मेडिसिन विथ पल्प रबर हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, रॉक्स शेल्टर कंस्ट्रक्शन मिनरल्स ऑर्नामेंट्स। ठीक है, सॉइल से क्या है, एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर होता है, एनिमल्स हो गए आपके, एनिमल्स ये क्या है आपका, शिप से हम लोग वुल निकालते हैं, या फिर उसको ये क्या है आपका, गोट है, गोट को क्या है फूड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़, ये जो है आपका क्या है, नेचुरल रिसोर्स है जिसको यूज़ किया जाता है इस तरीके से। In some societies, the community did not control natural resources. Control lay in the hands of a few people, a small class of landowners who owned the land and repaid the benefits by making the common people from farm their land. In some societies, kings managed the land and irrigation resources and also protected the territory, and in return took a large share of the agriculture produce as taxes. Human productivity grew in these societies as people exploited resources in some in complex ways. Towns and cities with large buildings developed as trade grew and art culture flourished. The growth and spread of population over the years led to the foundation of the first empires. However, the societies experienced widening internal disparities that resulted in social inequality, caste differentiation, caste differentiation, slavery, subjection of women. अब यहाँ पर देखिए, जो अलग अलग सोसाइटीज़ में क्या अलग अलग धारणा है। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो बहुत जो लैंड रहता था, जो उनके लैंड ओनर्स रहते थे, वो दूसरे को अपने लैंड पे खेती करने के लिए, अपने फार्मिंग करने के लिए देते थे। अब खेती यहाँ पर ये जो किंग्स रूल है ना, ये यहाँ पर से स्टार्ट हुआ। अब जिनके पास में बहुत ज़्यादा लैंड होते थे वो क्या करते थे, वो दूसरे को लैंड देते थे, या लैंड देते थे उस पर फार्मिंग करने के लिए। या फिर क्या होता था, अगर कोई एक विलेज है या कोई ज़िला है, उस टाइम पे जो राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था, उनका उनका जो एरिया रहता था वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो राजा का रहता था, और वो अपनी प्रजा को, ठीक है, अपने लोगों को वो क्या करते थे, फार्मिंग के लिए लैंड दिया करते थे। और उसके बदले वो उस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसमें टैक्स के रूप में कुछ जो शेयर रहता था वो उनसे ले लेते थे। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े, टाउन्स क्या हो गया, टाउन्स सिटीज़ विलेज जो है वो टाउन सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए, और ट्रेड भी स्टार्ट हो गया, और कल्चर जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, लेकिन ये कल्चर के फैलने की वजह से, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, जैसे टाउन्स और सिटीज़ में जब डेवलप हुआ उस टाइम पे कई लोगों ने जो ग्रोथ था, ठीक है, कि कई लोगों के पास में बहुत सारा पैसे होते थे और कई लोगों के पास में क्या है, कम पैसे होते थे, जिसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी और कास्ट डिफ्रेंसिएशन, ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आने लगी। The next important revolution in human history was the Industrial Revolution, which began about 250 years ago. Factories were set up to produce goods on a larger scale. These factories required vast quantities of raw materials and fuel, which led to a sharp rise in the demand for natural resources. The nations that were industrializing in the 19th century began to look for a new raw material sources to keep their factories running. They sent their scientists and geologists and exploratory expeditions to all corners of the globe टू आइडेंटिफाई कंट्रीज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे क्या ह्यूमंस ने जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आया, ठीक है, फार्मिंग हो गया, उसके बाद में जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आया वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें लोग क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने लगे,
तो उनको प्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी, नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी, रॉ मटेरियल्स फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो एक जगह पे अगर कोई नेचुरल रिसोर्स जो है वो ख़त्म हो जाता था तो वो लोग क्या करते थे, दूसरी जगह पे जाकर अपनी इंडस्ट्री को बनाते थे और फिर से वहाँ के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते थे। अब क्या है, जो ग्लोब है, ठीक है, पूरे ग्लोब में कहीं पर कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा है, किसी कहीं पर कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा है, कहीं पर रॉ मटेरियल, कहीं पर आयरन बहुत ज़्यादा है, कहीं पर आपका एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हर जगह पर आप कहीं पर भी एक जगह जाते हो वहाँ पर किसी न किसी चीज़ की कमी होगी, तो वो उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट किया गया। The nations believed that the world's natural wealth was a resource that it had to be used to the full. The resources were to be exploited to increase production in their factories and thus improve the living standards of their people. They also believed the scarcities of raw material could be managed by developing new technology and production techniques. They began to colonize countries across Asia, Africa, and America and Africa, and to exploit the natural wealth to these colonies. अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जो लोग हैं, ठीक है, उनके नेचुरल उन जो जो नेशंस थी, ठीक है, नेशंस जो थे, जो बड़े बड़े नेशंस थे जिनके पास में क्या है बहुत ज़्यादा पैसा था, जो बहुत ज़्यादा पहले शुरू में ही अपनी कंट्री को क्या कर दिए थे, इंडस्ट्रियलाइज्ड कर चुके थे। उनको उनके जो रिसोर्स हैं, ठीक है, उनका मानना ये था कि जो रिसोर्सेस है उनको पूरा का पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन को जो फैक्ट्रीज़ है उनका प्रोडक्शन को बढ़ा सके और सारे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको बढ़ा सके। और साथ में जो स्कारसिटीज़ ऑफ रॉ मटेरियल, स्कारसिटीज़ मतलब आपका कमी, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स की जो कमी है उसको मैनेज किया जा सकता है। कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो लोग उस चीज़ मतलब आपके स्कारसिटीज़ को मैनेज करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ को क्या करने लगे, कॉलोनाइज़ करने लगे और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करने लगे। However, many of these colonies had tribal or agrarian societies that did not use their lands and forests for trade, for industry and trade. Unlike the industrial nations, they did not exploit nature for consumption. They believed nature was divine. A clash of belief system was thus inevitable because what one society saw as a resource was not as a resource for the other. Thus, the industrialists wanted to clear the forest to grow commercial crops, divert forest and agricultural land for mining, and construct dams across rivers to generate electricity. On the other hand, the tribal people wanted to continue using their natural resources in traditional way. The clash of cultures continues to this day. अब यहाँ पर देखो क्या है, जो जब कंट्रीज़ क्या करती थी, कॉलोनीज़ बनाती थी, तो वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते थे और एक एग्रियन सोसाइटीज़ रहती थी। तो ट्राइबल लोगों का क्या मानना था कि वो अपने जो उनका जो नेचुरल रिसोर्स है वो उसको यूज़ करने नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डिवाइन है। और एग्रियन सोसाइटीज़ जो जिन्होंने किसी भी कंट्री को क्या किया, कॉलोनाइज बनाया है, उनका मानना क्या था कि उनको क्या करना है, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करना है। तो उन दोनों के बीच में, ठीक है, एक आपका ट्राइबल एरियाज़ और जो कंट्री ने आपको मतलब जो कंट्रीज़ ने कॉलोनी बनाई है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा था। हम दोनों के बिलीव्स क्या थे, अलग अलग थे, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, प्रॉब्लम होना। क्लैश ऑफ कल्चर्स जो थे वो क्या है, कंटिन्यू हुए। और आज भी अगर आप लोग देखोगे तो कई सारे ट्राइबल एरियाज़ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ के नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए वहाँ के लोग अलाउ नहीं करते हैं। Industrial economists and scientists till 1950s believed that natural resources are inexhaustible and could be exploited limitlessly to increase society's production. The only problem was that natural wealth was unevenly distributed across the globe, with some places being richly endowed and others having few resources. Trade was seen as a solution to correct this imbalance and make natural resources available to all nations. अब यहाँ पर इंडस्ट्री जो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, 1950s तक जो इकोनॉमिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, वो ये मानते थे कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो इनएग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म।
क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, हम लोग कितना भी यूज़ करें वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये क्या है, ऐसा इनएग्जॉस्टेबल नहीं है, वो धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और साथ में उनको ये भी उस 1950s में वो ये मानते थे, और है भी, एक्चुअल फैक्ट है ये, कि जो भी सामान है, ठीक है, मतलब जो भी जो नेचुरल वेल्थ है, जो नेचुरल रिसोर्स है, वो अनइवनली पूरे के पूरे ग्लोब में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब एक जगह पे अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर से उनको पता चला कि ट्रेडिंग ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सॉल्यूशन है, जिसको देखते हुए क्या कर सकते हैं, जो भी इम्बैलेंस है, मतलब आपका क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पे आप क्या कर सकते हो, सामान पहुँचा सकते हो, ताकि सारे नेशंस, किसी के सभी नेशंस का जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या हो सके, यूज़ हो सके, और सभी के पास में इक्वली अमाउंट पे नेचुरल रिसोर्सेज हों। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट। थैंक यू।